Hello juniors, how's the Josh? Do tell me in the comment section. So we were doing previous year questions and we'll be continuing it in this video. And before that, let's have a quick glance of this quote. So the quote is, learn from yesterday, live for today and hope for tomorrow, right? So let's begin. So the very first question on the screen is, the units locally called Panna, Pali, Nagla, Thani are part of dash settlements. These are the options. We'll come to the options. But before that, let's see what these names are. Basically क्या होता है कि जो settlements होती है ना, कभी कभी fragmented होती है, ठीक है, और physically separate होती है एक दूसरे से यूनिट में, और उनके कुछ कॉमन नेम होते हैं, ठीक है, और वही नेम है हमारे पारा, पाली, नगला, धानी एक्सेट्रा, है ना, पन्ना, पारा, पाली, नगला, धानी एक्सेट्रा. तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी जो सेटलमेंट्स होती है वो फ्रेगमेंटेड होती है इनटू सेवरल यूनिट्स, ठीक है, और वो जो सेवरल यूनिट्स होती है वो फिजिकली सेपरेटेड होती है. वो जो यूनिट्स होती है वो फिजिकली सेपरेटेड होती है एक दूसरे से, ठीक है, और उनके क्या होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. अब क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो विलेजेस होते हैं वो फ्रीक्वेंटली हमें कहाँ मिलेंगे, इन द मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज, ठीक है. ओके, तो हम वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा हमारा. तो कौन सी सेटलमेंट्स होती है ये वाली, ये होती है हैमलेटेड सेटलमेंट्स, और इसी के अंदर क्या होता है, कॉमन नेम दिए जाते हैं, ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन क्या है, द यूनिट्स लोकली कॉल्ड पन्ना, पाली, नगला, धानी आर पार्ट ऑफ विच सेटलमेंट्स, है ना, कौन सी सेटलमेंट्स हो जाएगी, वो हमारी हैमलेटेड सेटलमेंट्स. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कॉलम लाइक मैच द फॉलोइंग वाला है, टेबल फॉर्म में. इसके अंदर क्या होता है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है हम लोगों को, और हमें इसको मैच करना है, और उसके बाद हमें ऑप्शन चूज करना है. अब तुम याद करो, द पॉपुलेशन बॉम्ब किसने दिया है, इसका ऑथर कौन है, दैट इज पी एहरलिख, है ना. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने दी थी, बताओ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी में दी थी. हाँ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, ठीक है. तो ये हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसका. आर कॉमन फ्यूचर, ये किसका है, ये दिया गया है ब्रडलैंड रिपोर्ट में, ठीक है. ये हो गया इसका. द लिमिट्स टू ग्रोथ, लास्ट बचा है ना, मिडोज एंड अदर्स, ठीक है. अब देख लेते हैं ऑप्शंस. ए का थर्ड है. अब यहां देखो, ए का 3 किस किस में, इसमें है, इसमें, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, एलिमिनेट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी फोर्थ, बी का 4, बी का 4 इन दोनों में, इधर नहीं है, एलिमिनेट. आर कॉमन फ्यूचर फर्स्ट, है ना, तो थर्ड का सी का 1 इसमें है, राइट. तो ये ऑप्शन हो जाएगा, और द लिमिट्स टू ग्रोथ क्या हो जाएगा हमारा, 2, दैट इज मिडोज एंड अदर्स. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन. A multi-purpose satellite system named INSAT INSAT was established in, कौन से ईयर में established हुआ था INSAT, ठीक है. तो हम लोग पहले जानते हैं सैटेलाइट सिस्टम के बारे में. ये पूरा आपका एक टॉपिक दे रखा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन उधर से दे रखा है, ठीक है. पहले जान लेते हैं कि सैटेलाइट्स होती क्या है. बेसिकली ये क्या होती है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन खुद में तो होती ही है, साथ ही साथ ये क्या करती है, रेगुलेट करती है द यूज ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पसेस, मतलब इनके जो काम है उसके बेसिस पे जो सैटेलाइट सिस्टम है इंडिया का, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है. दैट इज इनसेट, जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये स्टेब्लिश कब हुआ था, है ना, और IRS, ये 2 में कॉन्फ़िगरेट किया हुआ है, ठीक है.
पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम विच इज इनसेट एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम विच इज IRS। अब आंसर मिल रहा है हमें। द इनसेट विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1983। कब हुआ था? 1983 में। ठीक है, ओके आंसर तो मिल गया, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानना भी तो पड़ेगा। ओके तो क्या है, ये एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम है। सो हमें ये तो पता चल गया कि ये स्टैब्लिश कब हुआ है, ठीक है, लेकिन ये भी तो जानना पड़ेगा ना इसमें है क्या। तो बेसिकली ये क्या है, एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, किसके लिए? टेलीकम्युनिकेशन के लिए। किस किस के लिए है? पेन चेंज कर लेती हूं मैं पहले। ओके किस किस के लिए? टेलीकम्युनिकेशन के लिए है पहला। दूसरा किसके लिए है? मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। एंड फॉर वेरियस अदर डेटा एंड प्रोग्राम्स। और क्या है? अदर डेटा एंड प्रोग्राम्स। ओके ठीक है, हो गया इसके बारे में। तो अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। IRS जो सैटेलाइट सिस्टम है वो ऑपरेशनल हुआ था विद द लॉन्चिंग ऑफ IRS-IA। अब ये कब लॉन्च हुआ था? 1988 में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, कहां पे? रशिया में हुआ था। रशिया में कहां पे हुआ था? वैकनोर। ठीक है, तो ये एक याद करने वाली चीज है। ओके हमारी कंप्लीट जो सीरीज रहेगी चैप्टर कंप्लीट वाला, उसमें इन चीजों को हम लोग और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके नाउ एक और चीज, इंडिया ने खुद का एक ऑल्सो इंडिया हैज ऑल्सो डेवलप्ड। बेसिकली क्या है, इंडिया ने भी डेवलप किया है अपना खुद का लॉन्चिंग व्हीकल PSLV। क्या किया है? इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्या किया है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये रहा हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो है ये क्या करता है? दीज सैटेलाइट्स कलेक्ट डेटा इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स के अंदर। ओके और उसके बाद क्या करता है? ट्रांसमिट करता है उनको टू द ग्राउंड स्टेशन। अब क्यों करेगा? वेरियस यूजेस के लिए करेगा, है ना। ओके अब एक और चीज यहाँ पे याद करने जैसी है, द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी विच इज NRSA। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी एट हैदराबाद, वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज। किसके लिए? कि हम एक्वायर कर सके डेटा और उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, अब ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके ये मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बता दिया है। मेन हमारा था कि 1983 में हमारा जो है इनसेट इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं तुम लोगों को। ओके तो क्या हो जाएगा? 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके ऑप्शन चूज करना है। ओके ये क्वेश्चन किसके बारे में है? पॉपुलेशन चेंज इन इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है। ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, एक बार हम लोग देख लेते हैं पॉपुलेशन चेंज के बारे में। ये पूरा का पूरा पेपर तुम्हारी NCERT का है ना। ओके साथ में अपनी बुक्स भी खोल लो, तुम्हारे जो नोट्स होंगे वो भी साथ साथ में दिखते रहेंगे तो तुम्हें हेल्प करेगा। ओके हमारे कितने फेज थे? 4 फेजेस थे। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज के वी हैव 4 फेजेस। ओके अब फेज 1 में क्या हो रहा है? फेज 1 है पीरियड हमारा 1901 टू लेके इट्स बिटवीन 1901 टू 1921। ओके ये रिफर किया जाता है एज अ पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज। क्या है? स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज है ये हमारा। किसका? ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है ना, इसकी कहानी जान लेते हैं थोड़ी सी। इसके अंदर जो हमारा ग्रोथ रेट है वो क्या था? बहुत कम था।
ग्रोथ रेट हमारा बहुत कम था, पहला पॉइंट। ठीक है, दोनों जो बर्थ रेट थी और डेथ रेट थी वो क्या थी, हाई थी। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा था, हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको कम कर रहा था। देखते हैं क्यों कर रहा था, है ना। तो बर्थ रेट और हमारी डेथ रेट दोनों हाई थी, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट कम था। सो इट वाज कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो, है ना। ओके, अब ये क्यों हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, पुअर हेल्थ थी, मेडिकल सर्विसेज नहीं थी हमारे पास, है ना। लोग इलिटरेट थे और बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में थे। जो हमारा सिस्टम था वो इनएफिशिएंट था, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा था। ओके, तो दीज वर द मेजर रीजंस कि ये वाला हमें फेज के जो इफेक्ट्स हैं वो हमें ऐसे दिख रहे थे। ओके, लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स इन दिस पीरियड। ओके, फेज 2 पढ़ते हैं अब लोग। अब फेज 2 पढ़ते हैं, ठीक है। ये 1921 टू 51, 1901 टू 21, ये वाला 1921 टू 1951 का टाइम है, दैट इज फेज 2। इस फेज में क्या हो रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है, स्टीडी, है ना, दैट इज स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ओवरऑल इंप्रूवमेंट तो आया है हेल्थ में और सैनिटेशन में। इधर क्या हुआ है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट आया है, ऊपर नहीं था हमारे पास ये, लेकिन 1921 से लेके 1951 वाले पीरियड में हमारे पास इंप्रूवमेंट हुआ है हेल्थ और सैनिटेशन का। ओके, ठीक है, कंट्री में थ्रू आउट हुआ था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखो, जब हमारे पास हेल्थ अच्छा है और सैनिटेशन भी अच्छा है, अब जब ये होगा तो कोई मरेगा नहीं ना, ठीक है। तो हमारा जो डेथ रेट है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है इस वाले फेज में, ठीक है। देख लो, तो हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज हुआ है। एट द सेम टाइम हेल्थ सैनिटेशन अच्छा हुआ है हमारा, लेकिन हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी बेहतर हुआ है, ठीक है। सो एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इंप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऊपर वाले में हमारे पास इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आ गया, एंड दैट इज द रीजन कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, ठीक है। अब जो बर्थ रेट है वो हाई रही है हमारे पास, ठीक है, इस पीरियड में भी, और वही रीजन है जो ग्रोथ रेट को भी हाई रख रहा है। इधर हमारी बर्थ रेट हाई रही है और यही रीजन है कि हमारा ग्रोथ रेट भी यहाँ पे हाई है, लेकिन डेथ रेट यहाँ पे हमारा कम है, क्योंकि हमें फैसिलिटीज अब अवेलेबल हो रही है ना, इस पीरियड में। ओके, अब ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है कि उस टाइम पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था 1920s और वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तब इंडिया की जो सिचुएशन थी काफी बेहतर थी, है ना, तो इट्स इंप्रेसिव। ओके, अब हम फेज 3 की बात करते हैं। ये था 1951 टू 1981, 1951 टू 1981, 1901 टू 1921, 1921 टू 1951 और 1951 टू 1981, ठीक है। इधर क्या हुआ हमारा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब तुम खुद सोचो क्यों होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, बहुत सारी सिचुएशंस में क्या चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, हेल्थ अच्छा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वाली सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, है ना। पहले स्टीडी चल रहा था, लेकिन अब एक्सप्लोजन हो रहा है क्योंकि डेथ रेट हमारी कम हो गई है, ठीक है। जिसने क्या किया, रैपिड फॉल किया इन द मोर्टेलिटी रेट बट अ हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, मोर्टेलिटी रेट हमारा कम हुआ, फॉल और फॉल, रैपिड फॉल हुआ है, यहाँ पे कम हो रहा था, यहाँ पे रैपिड फॉल हुआ है, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। अब इस टाइम पे फेज 3 में 2.2% हमारी क्या थी, एनुअल ग्रोथ रेट थी, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट थी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं कहानी में। इस पीरियड में आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज थी वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस कौन से फेज में हुआ था, है ना। तो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, और इकोनॉमी ने स्टार्ट किया था
शो करना इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल एट लार्ज, बड़े लेवल पे। मतलब इधर के पॉइंट क्या होंगे हमारे, डेवलपमेंट हो रहा था हमारा यहाँ पे, बेसिकली डेवलपमेंट एक्टिविटीज थी, और क्या था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस था हमारे पास, प्रोसेस था हमारे पास, ठीक है। अब इसी टाइम पे हमारे पास हाई नेचुरल इंक्रीज भी था और हायर ग्रोथ रेट भी था, लेकिन इसी के साथ साथ क्या हुआ था ना, माइग्रेशन हो रहा था, ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन, ओके, जो क्या कर रहा था, तिब्बतन्स, बांग्लादेशीज, नेपालीज एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया में माइग्रेट कर रहे थे। और ये भी एक रीजन है कि हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था फेज 3 में, है ना, 1951 टू 1981। तो ये भी एक रीजन था साथ ही साथ, जिसकी वजह से इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ओके, ठीक है। और ये क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे टूवर्ड्स द ग्रोथ रेट, ठीक है, कितनी थी, 2.2% एवरेज एनुअल ग्रोथ, ठीक है। फेज 4 कहां से कहां तक था, इन द पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट। अब यहां पे क्या हुआ, द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन्ड हाई, ग्रोथ रेट हमारी हाई रही है, ठीक है, रिमेन्ड हाई। तो जो ग्रोथ रेट थी वो हमारी क्या थी, हाई तो थी, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे 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 स्लो डाउन हो रही थी, ठीक है। तो इट वाज स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, ओके। आगे की कहानी जानते हैं। A downward trend of crude birth rate is held responsible for such a population growth। अब क्या हो रहा है ना, लोग इलिटरेट नहीं है ना, पढ़ने लिखने लग गए हैं, फैसिलिटीज है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो गई है सेंट्रलाइज प्लानिंग के थ्रू। तो अब जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बर्थ फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्थ रेट कम हो रहा है। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो हाई तो था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्लो हो रहा था, कम हो रहा था, है ना, स्लोली इट वाज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, ओके। उसके बाद क्या हुआ, दिस वाज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री। वही फैमिली प्लानिंग, विमेन पढ़ने लग गई है, लोग इलिटरेट नहीं है अब, तो वो एक रीजन था जो कंट्रीब्यूट कर रहा था टूवर्ड्स द डिक्रीज इन द क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। तो ये कहानी हमारी खत्म होती है, हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे, इसके जो टॉपिक्स है इससे रिलेशन में वो हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे जब हमारा वीडियो आएगा कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाला, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, तो उसमें से है ये, Which of the following is the concept of human development as described by महबूब उल हक। तो ये वाला क्वेश्चन डू यू नो से है ना, ठीक है, इन ऑप्शंस पे हम आएंगे, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। सो डू यू नो का ये क्वेश्चन है, ये पूरा बॉक्स ही मैंने ले लिया है। अगर हम लोग देखें तो पहले तो डॉक्टर महबूब उल हक कौन है, वो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने क्रिएट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990, ठीक है, सो करेक्ट कर देते हैं 1990, ठीक है। तो 1990 में उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, ये उनका डेवलपमेंट का डेफिनेशन था, ठीक है। अब जो यूएनडीपी है उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990 के बाद एनुअली क्या यूएनडीपी की रिपोर्ट आती थी, ठीक है। एक और चीज जान लेते हैं, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे, ठीक है,
और दोनों ने साथ में काम किया है डॉक्टर महबूब उल हक की लीडरशिप के अंदर। उसके बाद क्या, ये दोनों क्या है, साउथ ईस्ट, आई एम सो सॉरी, दोनों क्या है, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, और इन्होंने प्रोवाइड करा है अल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट। दोनों के अपने अपने थे, जैसे महबूब उल हक ने ये बोला था और उन्होंने उनका वाला जो डेफिनेशन है वो भी अगले वाले क्वेश्चन में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। वो बेसिकली फ्रीडम के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे, ठीक है, ये यहीं पे कवर हो रहा है। नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर अमर्त्य सेन सॉ एन इंक्रीज इन फ्रीडम और बेसिकली डिक्रीज इन अनफ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। तो ये उनकी डेफिनेशन थी, है ना। इंटरेस्टिंगली, increasing freedoms is also one of the most effective way of bringing about development, है ना। क्या क्या कहना चाह रहा है कि जो increasing freedom है ये one of the most effective way है जिससे अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं। His work explores the role of social and political institutions and processes in increasing freedom. Okay, क्वेश्चन पे जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, पहला ऑप्शन। Provision of all the basic facilities by government, second option. People having income to their lives and support families, third option. Fourth option, development that enlarge people's choices and improves their life. और क्या था, dignity वाला है ये पूरा definition उनका। Development is all about enlarging people's choices in order to lead long, healthy lives with dignity. सो लॉन्ग हेल्दी लाइफ विद डिग्निटी, ये उनकी डेफिनेशन पे मेन वर्ड्स है जो हमें कीवर्ड्स एज अ याद करने हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारा आंसर, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, बट डेवलपमेंट दैट इनलार्ज पीपल्स चॉइसेस एंड इंप्रूव्स देयर लाइफ, हेल्दी लाइफ्स, है ना, विद डिग्निटी। तो ये विद डिग्निटी भी आ सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। कब आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 1990 में, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। ये वापस मैच वाला क्वेश्चन है। इधर ह्यूमन डेवलपमेंट की कुछ अप्रोचेस भी होती है, ठीक है। तो ये 4 अप्रोचेस है, इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड्स और कैपेबिलिटीज। ये इनकी अप्रोचेस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेज है, ठीक है। जैसे इनकम अप्रोच हो जाएगा, वेलफेयर अप्रोच हो जाएगा, बेसिक नेसेसिटीज वाला हो जाए, बेसिक नीड वाला अप्रोच हो जाएगा और कैपेबिलिटीज अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, मैच वाले बॉक्स में है ना, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो हम इनको मैच करेंगे, बट पहले जान लेते हैं कि व्हाट आर द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोचेज। 4 अप्रोचेज है ना, ठीक है। कौन कौन सी है, इनकम अप्रोच, सेकेंड वेलफेयर अप्रोच, तीसरी बेसिक नीड्स अप्रोच और चौथी कौन सी है, कैपेबिलिटीज अप्रोच, ठीक है। ये पूरी टेबल है, बुक में से मैंने ली है, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले इनकम अप्रोच की बात करते हैं। ये ना ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है। तो इससे हमने एक पॉइंट निकाल लिया, ये हमारी ओल्डेस्ट अप्रोच है। इसको ना हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किससे लिंक्ड होता है, एज द वर्ड सजेस्ट इनकम। तो ये लिंक्ड किससे है, इनकम। तो इसका एक की वर्ड क्या हो जाएगा इसका, इनकम अप्रोच का, कि ये लिंक्ड, इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो लिंक्ड किसके साथ होगी, इनकम के साथ, ठीक है। द आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम। होता है ना, जितना ज्यादा जेब में पैसा होता है उतना हम उड़ाते हैं, होता है ना। जब हमें पॉकेट मनी ज्यादा मिलने लग जाती है तो हम लोग ज्यादा उड़ने लग जाते हैं, राइट, ठीक है। तो हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, लिंक्ड होता है इनकम के साथ। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट की जो अप्रोच है, इनकम अप्रोच, वो लिंक्ड किसके साथ होगी, एज द वर्ड सजेस्ट इनकम, है ना, ठीक है। तो क्या होता है, जो लेवल ऑफ इनकम है वो रिफ्लेक्ट करेगा लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एंजॉयज, जो हम एंजॉय करते हैं। हायर द लेवल ऑफ इनकम, द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक अप्रोच हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर नाम से पता चल रहा है, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स को देखा जाता है एज बेनिफिशियरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। और पढ़ते हैं, अच्छे से समझ आएगा। द अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज। इनके ऊपर ये अप्रोच आर्ग्यू करता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, एक्सपेंडिचर करे। किस पे करे, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी और एमिनिटीज के ऊपर। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन डेवलपमेंट। इसके अंदर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है, कि ये प्रोवाइड करो सर्विसेज लोगों को, ताकि क्या हो, इन रिटर्न हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो। ओके, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। बेसिकली वेलफेयर है गवर्नमेंट ही करेगी, है ना, ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट से रिलेट करके हम लोग क्या करेंगे, इस वेलफेयर को। तो वेलफेयर वर्ड आते ही हम लोग इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होगा, पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। और हैविली कौन एक्सपेंडिचर करेगा, गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, ताकि इंक्रीज होगा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, बेसिक नीड्स अप्रोच, बेसिक नीड्स से रिलेटेड है ना। ये अप्रोच क्या है, इनिशियली प्रपोज की गई है बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 6 बेसिक नीड्स थी, याद कर लेंगे, है ना। क्या क्या थी, हेल्थ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हेल्थ इज वेल्थ। एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होता है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन बहुत सारी और हेल्थ ही ना है, ऐसा वर्क नहीं करेगा। एजुकेशन, फूड बेसिक नेसेसिटी है, वाटर सप्लाई, रोटी कपड़ा मकान, है ना, बहुत जरूरी है, वाटर सप्लाई। उसके बाद सैनिटेशन एंड हाउसिंग, सैनिटेशन, और हो गया हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउसिंग। ओके, 1 2 3 4 5th एंड 6th, ये 6। इसके ऊपर बेसिक, ये जो 6 बेसिक नेसेसिटीज है, इसके ऊपर क्या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने emphasize किया। The question of human choices is ignored and the emphasis is on the provision of basic needs of defined sections। इधर क्या हुआ, जो ह्यूमन चॉइसेस का जो बेसिक क्वेश्चन था ना, उसको इग्नोर कर दिया गया और एम्फसाइज किस पे किया गया, बेसिक नीड्स पे, है ना। ये क्या है, बेसिक नीड्स है ना हमारा, है ना, तो बस इसके ऊपर किया। कैपेबिलिटी, ये जो अप्रोच है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन की से रिलेटेड है ना। जो हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन है उनसे एसोसिएटेड ये वाला अप्रोच है, दैट इज कैपेबिलिटी अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इधर इन्होंने किस पे बात करी है, हेल्थ, एजुकेशन, और किस पे करी है, एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, क्या है, की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, पहले वाले में उन्होंने क्या बोला था, जितना उनके पास फ्रीडम होगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, वो हमने पीछे बॉक्स वाले में पढ़ा था। लेकिन एक चीज ये भी देख लो कि कैपेबिलिटी जो अप्रोच है उसके अंदर वो एसोसिएटेड है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, और उन्होंने किस पे फोकस किया है, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हमारी सारी हो गई है अप्रोचेस। अब हम जाएंगे टेबल पे और अब बहुत इजीली ये हमसे हो जाएगा। ओके, पेन चेंज करते हैं। इनकम किससे लिंक्ड है, इनकम से ही होगी ना, इनकम अप्रोच है तो कहां पे, लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। कर दो मार्क, हो रहा लेवल ऑफ फ्रीडम, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा फ्रीडम होगा हमें, है ना, कि हम उसे खर्च करेंगे। वेलफेयर, वेलफेयर वाला क्या था बताओ, वेलफेयर आते ही दिमाग में गवर्नमेंट आ जानी चाहिए याद तुम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ गवर्नमेंट कहाँ पे है, ह्यूमन बीइंग्स आर बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शंस, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। एक और चीज, कैपेबिलिटी वाला भी यहाँ पे है, ये भी हो गया। बेसिक नीड और हमारा वेलफेयर है, बताओ क्या होगा,
आंसर करो, सोचो, पॉज कर दो वीडियो को और इसको अटेम्प्ट करो। वेलफेयर वाला क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स आर बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये रहा, यहां पे देखो, ह्यूमन बीइंग्स आर बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है कि भाई ह्यूमन बीइंग्स को हर जो एक्टिविटीज है डेवलपमेंट की उसका बेनिफिट होना चाहिए। वेलफेयर वाले में ही होगा ये, ठीक है। ये गवर्नमेंट वाला भी पूछा जा सकता है, बट वेलफेयर के साथ गवर्नमेंट तुम लोग बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे, तो ये इस तरीके से भी थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को कि जो चीज हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो ऐसा बेसिक सा, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द बेनिफिशियरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट, है ना। तो ये यहां से हो जाएगा। देन बेसिक नीड क्या है? प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शंस। हमने क्या बोला था कि वो जो 6 सेक्शंस थे किसने दिए थे? बताओ बताओ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? इट वाज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ए का 4 4 4 दोनों में एलिमिनेट। वेलफेयर का 1, बी का 1 दोनों में है, फंस गए। सी का बेसिक नीड्स क्या होगा? 2, सी का 2 इसमें है। एक और चीज, एलिमिनेशन वर्क तो करेगा, बट हम पढ़ के ही सारा जाएंगे कि हमें एलिमिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, डी क्या है हमारा? कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी अप्रोच कौन सी है? बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ये रहा। डी का 3 ये रहा। तो हमने, हमारा ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड। चलो आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस ऑफ द लोकेशन। अब तुम्हें याद भी होगा, अब तुम लोगों को याद भी होगा, और तुम्हारे बुक अगर तुम वापस खोलोगे तो तुम्हें मैप्स दिखेंगे। तो ये मैप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसके साथ मैप अटैच कर दिया है, तो हम अभी 2 मिनट में इसको कर लेंगे अटेम्प्ट। ओके, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स है ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ना। ठीक है, इसके बारे में जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा कवर कर लेंगे, बट अभी हमारा मेजर फोकस किस पे रहेगा कि हम लोगों को उन्हें मार्क करना है। ये हमें लोकेशन दे दी गई है, ठीक है। ये रहा हमारा मैप, और ये रहा यहाँ पे जलगांव, बेंगलुरु, मदुराई और कानपुर। कुछ भी नहीं करना, हम इनकी लोकेशन देखेंगे, फिर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालेंगे, मतलब नॉर्थ टू साउथ उस ऑर्डर में डालेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। चलो करते हैं। नॉर्थ में क्या है, क्या क्या दिख रहा है? पहले तो ये देखो कि हमें फाइंड करना है ना। बेंगलुरु ये रहा, मदुराई ये रहा, कानपुर है ना, कानपुर ये रहा, जलगांव कहाँ है? जल्दी से बताओ, ये रहा। इनको नॉर्थ टू साउथ करना है ना, ऊपर हमारा नॉर्थ है, नीचे हमारा साउथ है। कानपुर आ रहा है सबसे पहले, देन वी हैव जलगांव, देन वी हैव बेंगलुरु, और फिर लास्ट में हमारा 4th है मदुराई। ये वो क्वेश्चंस है जो हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, है ना, पर हम लोग अप्रोच ऐसे रहेंगे कि हम ये जो हमारा अप्रोच रहेगा ना, वो ऐसा रहेगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो मेजरली क्या होता है ना, बहुत जन ये छोड़ देंगे, बट हम लोग प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो तुम लोग मैप्स भी देखोगे अच्छे से। कानपुर, जलगांव, बेंगलुरु, मदुराई लिख लेते हैं। पहले कानपुर है, फिर क्या है हमारा? जलगांव, फिर क्या है हमारा? बेंगलुरु, देन वी हैव मदुराई।
ओके, पहले कानपुर है, फिर क्या है, जलगांव, फिर बेंगलुरु, और उसके बाद फोर्थ है मदुराई। सबसे नीचे है, देखो हो रहा सबसे नीचे मदुराई। इसके आसपास वाले भी देख लो, ये वाले है ना। ओके, इनको कर लेते हैं मार्क। डी सबसे पहले है, एलिमिनेट वाला तो इधर ऑप्शन ही नहीं हो रहा। तो ऐसे नहीं जा सकते हम लोग कि 2-3 चीजें आ रही है और 2-3 चीजें अगर नहीं आ रही है तो हम लोग वहां पे एलिमिनेशन कर लेंगे। ऐसे होगा तो क्या करेंगे हम, है ना। तो ये तो अब एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। डी सब में ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड है ए। ए किस किस में है, ठीक है भाई, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये दोनों। थर्ड बेंगलुरु, बी इसमें है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और सी हमारा हो जाएगा मदुराई। फोर्थ लास्ट में था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये हमारे इंट्रोडक्शन में से आया है। ये वाला क्वेश्चन कहां से आया है, इंट्रोडक्शन में से, ठीक है। तो तुम लोग ना एक रीडिंग लगा लेना, बाकी तो मैं कवर करवा दूंगी। ये वाला चैप्टर जब आएगा तो मैं हर एक चीज को फोकस करूंगी जिससे तुम लोग कहीं पे भी लैग ना करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पैरा है हमारे इंट्रोडक्शन में, वो मैंने डाल दिया आगे, जिसके अंदर ना जो फीचर्स है उनको क्या करा हुआ है, ह्यूमन से रिलेट किया हुआ है, ह्यूमन के फीचर्स से, ठीक है। मेटाफर्स पढ़े हैं ना इंग्लिश में, वैसे तो ये है माउथ ऑफ द डैश, मतलब हमें मार्क करना है, मैच करना है। नोज ऑफ द, नेक ऑफ द, और प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। ये तो बहुत इजी है, मैंने खुद नहीं बोल दिया। सो वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। हम बात करते हैं फेस किसका, अर्थ का। आई ऑफ द स्टॉर्म, एक बार लिख लेते हैं, तुम लोग भी लिख लो, मैं भी लिख लेती हूँ, है ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि वही वाले ऑप्शंस पूछेंगे। फेस ऑफ द अर्थ भी आ सकता है। फेस किसका, अर्थ का। आई किसकी है, स्टॉर्म की। उसके बाद क्या है, नोज ऑफ द ग्लेशियर, और वो स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर। तो इसको स्नाउट भी लिख देते हैं, नोज भी लिख देते हैं। किसका है ये, ग्लेशियर का। उसके बाद नेक ऑफ द इस्थमस, नेक किसका, इस्थमस का। फिर प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, प्रोफाइल किसकी, सॉइल की। इसको हम अटेम्प्ट करेंगे अभी वापस पीछे जाके। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं, इसके अंदर और भी डिटेल्स है। सिमिलरली रीजन्स, विलेजेस, टाउन्स, इनको भी डिस्क्राइब किया गया है एज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जर्मन जोग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टेट और कंट्री क्या है, किसी भी विलेज टाउन से तो बड़ा है ना, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। और जो उससे हायरार्की में जो उससे छोटा है, मतलब जो हमारे विलेज, रीजन्स, टाउन्स जो है, उन्हें क्या डिस्क्राइब किया गया है, ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो वो हो गया ऑर्गेनिज्म। और जो स्टेट कंट्री उसको क्या बोल दिया हमने, किससे डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेटवर्क्स ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड वाटरवेज have often been described as arteries of circulation। जैसे हमारी बॉडी में होते हैं ना आर्टरीज, उससे डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना नेटवर्क से, किसके, रोड, रेलवे और वाटर के, ठीक है। सो दैट्स इट। ये 3 चीजें, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, ये 3 हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है। फेस ऑफ अर्थ, आई ऑफ स्टॉर्म, नोज ऑफ ग्लेशियर, नेक ऑफ इस्थमस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोफाइल ऑफ सॉइल। करते हैं इसको क्वेश्चन। माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। नोज ऑफ द, नोज किसका था, ग्लेशियर का। नेक ऑफ द इस्थमस, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। इजी था ना, ठीक है। ए का 3 इसमें है, इसमें है, ये दोनों एलिमिनेट। उसके बाद नोज ऑफ द ग्लेशियर, बी का 4 इसमें है, दिस इज द राइट ऑप्शन।
द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक फैमिली इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर, है ना? साइनो-टिबेटन, इंडो यूरोपियन, ऑस्ट्रिक और द्रविडियन। क्या होगा इसमें से? ये है, इस टेबल को पढ़ने के बाद हम इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, सबसे पहले है ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, साइनो-टिबेटियन, फोर्थ वाली कौन सी है? इंडो यूरोपियन। ये मैंने उस ऑर्डर में नहीं बताया, हाँ, बस ऐसे ही इनको मैंने नंबर दे दिया है। ऑस्ट्रिक कितने परसेंट है? 1.38%, द्रविडियन 20%, साइनो-टिबेटियन 0.85% और इंडो यूरोपियन 73%। सबसे ज्यादा है ना? इनको और क्या बोलते हैं? इंडो यूरोपियन को आर्यन, साइनो-टिबेटियन को किराता, द्रविडियन को द्रविड़ा, ऑस्ट्रिक को निषाड़ा, है ना? देखो ये 1.38 है, ये 20 है, ये 0.85 और ये 73 है। 73 तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ये नहीं, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए 1। सेकंड क्या है? द्रविडियन, ये उसके बाद। थर्ड क्या है? 1.38 पे ऑस्ट्रिक। फोर्थ है हमारा साइनो-टिबेटियन, मतलब सबसे कम 0.85%। अब ये पता है ऐसे भी आ सकता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करो, क्या किसके बाद है, क्या किसके बाद है ना? तो हम वैसे भी प्रिपेयर करेंगे। सब फैमिली इनकी ये है, ब्रांच ग्रुप इनका ये है और स्पीच एरियाज इनके ये है। हम इनको और ज्यादा विल डिस्कस दीज टेबल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियोज। ओके, सो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ये सारी फैमिलीज है, 4 फैमिलीज है ना? इनका परसेंटेज भी देख लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको नंबर भी कर दिया। फिर इनकी सब फैमिली है, फिर उनकी ब्रांच और ग्रुप है और फिर स्पीच एरियाज है। हम इन टेबल्स को और ज्यादा एम्फसाइज करेंगे जब हमारा थीम बेस्ड वीडियोस आया करेगा, जो कि टेबल के ऊपर होगा। जैसे कि पर्टिकुलर जिसके अंदर हम लोग हाईलाइट करेंगे टेबल्स और उनको हम एक्रोनियम्स के थ्रू याद करेंगे, ठीक है? ओके, तो इधर हमें सबसे लोएस्ट क्या है? साइनो-टिबेटियन विच इज 0.85 और सबसे अगर हाईएस्ट पूछा जाता तो इंडो यूरोपियन विच इज 73%। क्या है? साइनो-टिबेटियन 0.85, साइनो-टिबेटियन 0.85। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है ना? प्लांटेशन एग्रीकल्चर रिक्वायर्स डैश। ये क्वेश्चंस है, सॉरी ये ऑप्शंस है। स्मॉल एरिया एंड लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल एरिया एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज एरिया लेस कैपिटल, लार्ज एरिया लार्ज कैपिटल। यही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द यूरोपियंस, ठीक है? फिर और क्या है? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है? टी, कॉफी, रबर, कॉटन, ऑयल, पाम, सुगर केन, बनानास एंड पाइनएप्पल्स, ठीक है? ये थोड़ा रखना दिमाग में अपने। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, क्योंकि इधर क्या पूछ लिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आएगा इसके कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या रिक्वायर करता है। तो हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको एक एक्रोनियम से याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये है कैसल, ठीक है? कैसे रिलेट करोगे प्लांटेशन और कैसल को? एक बहुत प्यारा सा कैसल है, ठीक है? और वहां पे एक लैंड है पास में जहां पे क्या हो रहा है? प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है? तो प्लांट्स और कैसल, इस प्लांट्स और कैसल इनसे हम लोग रिलेट करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करेंगे, ठीक है? देखो जरूरी नहीं है कि एक्रोनियम का सेंस मेक करना, है ना? तो हम लोग बस याद कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे सी से दो कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे हम लोग। ए क्योंकि स्मॉल है तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, और STLE पे आगे हम लोग दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है? दिस टाइप ऑफ फैमिली, आई एम सो सॉरी, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशन, मतलब लार्ज एरिया होगा, ठीक है?
लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होगा, यही आंसर तो मिल गया है, पर याद कर लेते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ ये पूछा जाए कि लार्ज स्टेट है या लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कुछ और ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो एक है हमारा लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ये हो गया हमारा लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इधर आ गया मेजर। तुम कैपिटल पे फोकस करके याद कर लेना, बाकी याद तो पूरा करना पड़ेगा ना। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इस वाले में। दूसरा क्या है हमारा, इधर ये भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी है, उस पर हम आएंगे। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, मतलब दूसरा कल्टीवेशन पे फोकस कर रहे हैं, मतलब हमारा इसके अंदर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा और दूसरा क्या होगा, कल्टीवेशन होगा। मतलब साइंटिफिक मेथड्स होते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए, किसमें, कल्टीवेशन जब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कल्टीवेशन और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, ये टेक्निकल के टी से हम लोग ये याद करेंगे। ठीक है, एंड टेक्निकल सपोर्ट। ओके, टी कंप्लीट, 3 याद कर लिए हमने, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, और टी से क्या हो जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट वाला। ठीक है, तो CASTLE से देखते हैं अभी। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारा सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। एल से क्या है हमारा, चीप लेबर, लेबर तो बहुत जरूरी है, तो एल से हो जाएगा हमारा चीप लेबर। ई से क्या हो जाएगा हमारा, बताओ बताओ बताओ, लार्ज स्टेट्स। मतलब लार्ज एरिया भी तो चाहिएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा लार्ज स्टेट्स। एक बार हम लोग जल्दी से फिर से देख लेते हैं ताकि पीछे जाके अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, सी से क्या हो जाएगा, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कल्टीवेशन। एस से क्या हो जाएगा, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन ही होगा हमारा यहाँ पे। टी से क्या हो जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट। एल से चीप लेबर, और ई से क्या हो जाएगा, लार्ज स्टेट्स। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी प्लांटेशन की कवर हो गई इसके अंदर। हमें सिर्फ याद रखना है कि एक प्लांटेशन, कोई कैसल है और उसके पास में प्लांटेशन हो रहा है। प्लांट्स कैसल क्योंकि बहुत सुंदर होते हैं ना, तो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हम उससे रिलेट करेंगे और उसको फिर कैसल के थ्रू याद कर लेंगे। ए हमारा स्मॉल है तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, so we'll continue these questions in the other video. So till then, take care, bye bye, I'll meet you in the next one.